लोगों को लाभ मिलता रहा है। हाँ। क्योंकि अब नहीं मिल रहा था तो इसलिए तो उसी पे रोक लगा रहे थे। ट्विटर पे पोस्ट करिए तो बैन कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। तो अब ये उनके लिए नुकसानदेह हो गया एक तरीके से। क्योंकि अब जब पहले आए तो लोग पार्टी को देख रही थी। देखिए, भाजपा झूठ फैलाने में मजबूत है और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारा भी तंत्र जो है वो बड़े अच्छे से मजबूत है और हम उस पर ये लड़ाई हम उस पर भी उन पर लड़ने में सक्षम हैं। हाँ, झूठ फैलाने का जो उनका कारोबार है, जो वो शुरू से 2014 से ही फैलाते आ रहे हैं, उसको काउंटर हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 4.5 सालों से। और वो जनता तक उस झूठ का उन्होंने पर्दाफाश जा करके किया हुआ है। और रही बात अब इन 2 महीनों की, तो जो प्लेटफॉर्म पे कोरोना को देखते हुए जो भी चुनाव आयोग ने उसका पालन करते हुए हम लोग भी उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको मजबूती से उस लड़ाई को उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव से डर गए हैं, वो अपनी हार मान ली, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि भाजपा डिजिटल में मजबूत है। अब देखिए, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। हार मानना ना मानना विषय नहीं है। विषय है कि आज जनता जो है वो किसकी तरफ देख रही है, किसकी सभाओं में भीड़ आ रही है, किसकी तरफ जो है, किसकी जो यात्राएं हो रही हैं, वो कहाँ पर जनता अपना समर्थन दे रही है। तो बात इसकी है। बाकी हार मानना ना मानना तो वो तो जनता के हाथ में है। जिस दिन वो वोट बटन दबाएगी उस दिन वो उसका फैसला देगी कि किस को हार मिलती है और किससे जीत। ठीक है। 80% और 20% में चुनाव होगा, इसके क्या मायने आप ले रहे हैं, क्या इसको समझ रहे हैं? ये वही समझ रहे हैं जो योगी जी कहना चाह रहे हैं और हमेशा से जो कहते आ रहे हैं। अभी हम पिछले 2 महीने की बात करें तो अखबार कम, हमने उनके विज्ञापन ज़्यादा पढ़े हैं। इतनी योजनाएं, कोई नहीं अछूता बचा कि जिसके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया और जिसको उन्होंने सौगात नहीं दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार ने इतना कार्य किया है उसको ये चुनाव के ऐन समय पर आकर के ये 80% तो 20% करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है। काम अगर आपका है तो आपको ये सब, चूंकि लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अब वो विकास की बात जो अभी 4 साल तक बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, पिछले 6 महीने से वो गायब है। और अब बस यही धर्म और जाति वाली राजनीति की बात हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि वही जो ध्रुवीकरण किया जाए और उसका लाभ लिया जाए। बनारस के विकास की अगर बात की जाए, किस नज़रिए से देखती हैं? चूंकि विकास की बातें हो रही पूर्वांचल के लिए, जो है 2022 में बनारस मॉडल पे चुनाव होगा ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये विकास मॉडल पे ही चुनाव होगा यहाँ से? देखिए, भाजपा जो है उसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चुनाव में। विश्वनाथ कॉरिडोर को और बनारस के विकास को लेकर के जो वो लोग उतर के आए हैं चुनाव में, जिसको मैं सीधे सीधे से कहती हूँ कि ये विकास कॉस्मेटिक विकास है। बड़ा ही लाइटों के फॉर्म्स में दिख तो रहा है, लेकिन असल में क्या राहत मिली है उससे, इसको देखने का विषय है। जो आम समस्याएं हैं क्या वो सब दूर हो गई हैं? जाम की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, गंदगी सफाई की, घाट गलियों की। और आप गंगा जी की बात करें अगर, तो गंगा जी तो हमारी जीवन दायिनी है, बनारस का एक अंग है जिनसे हम उनको अलग नहीं कर सकते। आप उनकी वहाँ पे घाटों की, पर्यटन की बात हो रही है, लेकिन गंगा जी की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप अच्छे से जानते हैं। अभी भी उसमें नाले जो है वो बहाए जा रहे हैं। और जो ये इन्होंने घाटों के सौंदर्यीकरण के नाम पे जो उनसे साथ छेड़छाड़ की है, उसका रिजल्ट है कि अभी देखिए वहाँ हरे शैवाल आकर के जमे थे, जो कभी इतिहास में 80-100 साल में लोगों ने यहाँ पे जो गंगा जी रोज जाते हैं उन लोगों ने नहीं देखे थे। तो ये सब जो छेड़छाड़, अभी आपने नहर भी देखी है 1000 करोड़ की, आपकी उसकी एक वो प्रोजेक्ट था जो एक नहर बनाई जा रही थी रेती पार पे, उसका क्या हश्र हुआ आप अच्छे से जानते हैं। तो ये विकास इसी तरीके का विकास है जो दिखाया जा रहा है कि इससे बहुत कुछ, लेकिन असल में यहाँ की जनता को, बनारस की जनता को उसका क्या लाभ है, क्या लाभ मिला है, ये देखने की बात है। चुनाव